विशाल जी एक छोटे से बच्चे के जूते साफ कर रहे थे क्योंकि कीचड़ लगने के कारण वह बच्चा सड़क पर रो रहा था कि तभी राकेश और उसकी पत्नी विशाल जी को वहां देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे बुढ़े, तेरी यही औकात है कि तो लोगों के जूते साफ करता फिरे। अच्छा है, इस बहाने तुझे 2 रोटी तो मिल जाएंगी। ले मेरे भी जूते साफ कर दे। वह क्या है ना कि बारिश की वजह से मेरे जूते भी कीचड़ के सन गए हैं। पूरे 500 रुपये का नोट दूंगा, चल साफ करने। राकेश उनके आगे 500 रुपये का नोट दिखाते हुए बोला। विशाल जी बेबसी वाली आंखों से बेटे को देखे जा रहे थे। अरे बुढ़े, सुनाई नहीं देता तुझे? चल जल्दी साफ कर। राकेश ने जैसे ही उनकी तरफ अपना जूता बढ़ाया कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाके की आवाज़ से उसके होश ही उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से बदतमीजी करने की? उस पुलिस वाले को देखकर राकेश और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। राकेश हकलाता हुआ बोला, आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, यह कोई सर वर नहीं है। अरे यह तो एक भिखारी है, भिखारी। कि तभी दूसरा चमाचा भी उनके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो, वरना जेल की हवा खिलाते देर नहीं लगेगी। कि तभी अंदर से एक डॉक्टर आया और विशाल जी से बोला, चलिए सर, जल्दी से मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मीटिंग? कैसी मीटिंग? राकेश अपने मन में ही बुदबुदाया। विशाल जी तुरंत पुलिस वाले के साथ मीटिंग के लिए अंदर चले गए। मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनकर उनकी आंखों के सामने आ गया था और वह अपने अतीत में खो गए। बरसात का पानी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद आज भगवान भी नाराज़ थे। और सड़क के किनारे एक ठेला, जिसके नीचे वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं थी, वो अपनी छड़ी के सहारे कोने में एक थैले को बगल में दबाए हुए ठिठुर रहे थे, क्योंकि पानी भरे होने के कारण बैठने की भी जगह नहीं बची थी। बरसात की तरह आज उनकी आंख का पानी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेसहारा वृद्ध विशाल जी बरसात के रुकने का इंतजार कर रहे थे। ठेले में हुए छेदों के गिरते पानी के कारण वो पूरे भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे कि तभी वहाँ से साइकिल पर एक बच्चा पानी में अटखेलियाँ करता हुआ गुजरा तो उसने कोने में उन्हें विशाल जी को देखा। वो साइकिल खड़ी करके उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, यहाँ क्यों खड़े हो आप? जाना है क्या? विशाल जी पहले तो बच्चे की आवाज़ सुनकर चौंके, क्योंकि इतनों से विशाल जी ने मदद मांगी थी पर किसी ने नहीं सुनी। लेकिन फिर उनका दिल घर के नाम से भर आया। वो हल्के से बुदबुदाते हुए बोले, घर कहाँ है अपना? उस बच्चे ने दोबारा पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आपको हेल्प चाहिए? तो विशाल जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने करीब आकर कहा, बाबा जी, मेरा नाम अतिशय है, मैं तो बारिश में खेल रहा था, चलिए मैं आपको घर पहुंचा देता हूँ। बच्चे ने बहुत मासूमियत से कहा। तो विशाल जी नम आँखों से बोले, अरे बेटा, मेरा घर नहीं है, मैं देख भी नहीं सकता, मैं तो रात में यहीं सोता हूँ, लेकिन आज पानी यहाँ भी भर चुका है। अतिशय ने भोलेपन से कहा, ओहो बाबा जी, आप मेरे घर चलो ना, आपके कपड़े भी गीले हो गए हैं, उन्हें अम्मा से सुखवा भी दूंगा। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था और एक अपने थे जो उन्हें इस हालत में छोड़कर न जाने कहाँ थे। लेकिन अनजान फरिश्ता अतिशय उनसे लगातार जिद करता रहा कि वो उनके साथ घर चले। विशाल जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, ऐसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते। लेकिन अतिशय मानने वाला नहीं था, तो उसने विशाल जी का हाथ खींचते हुए कहा, बाबा जी चलो ना, देखो इधर पानी भरा है, मेरे घर में बैठ जाना आप। विशाल जी की हट इस बाल हट के आगे नहीं चली और उन्हें उसके साथ जाना पड़ा। पास में ही कुछ दूरी पर उसका घर था। बच्चा सीधे अंदर गया तो अंदर से आवाज़ आई, कहाँ गया था अतिशय, कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। अंदर से अतिशय की माँ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर विशाल जी बाहर ही ठिठक गए।
फिर उन्होंने अपने कपड़े का ख्याल किया और सोचा, मुझ फटेहाल भिखारी को अपने घर में देखकर इस महिला को बुरा लगेगा। ये तो बच्चा है, नादान है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिंदगी में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमान नहीं सह सकूँगा। और विशाल जी दबे पांव लाठी टिकाते हुए वहाँ से निकल गए। बाहर निकले तो बारिश और तेज़ हो चुकी थी और वो तेज़ कदमों से बढ़कर किसी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गए। घने पेड़ में से बारिश की बूंदें छन छन कर आ रही थी तो उन्होंने अपने थैले से वो मटमैली सी चादर निकाल कर ओढ़ ली और वहीं बैठे रहे। विशाल जी 5 साल से भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे। मटमैले फटे कपड़े उनकी कहानी बयां करने के लिए काफ़ी थे। बारिश रुकी और विशाल जी शाम के वक्त पेड़ के नीचे से उठकर चल दिए, लेकिन बारिश से इतना भीगने के कारण वो अब बुखार में तप रहे थे। अंधेरा भी धीरे धीरे छाने लगा था और हर तरफ जल भराव के कारण आज सोने की कहीं जगह नहीं थी। किसी तरह से उन्हें किसी दुकान के आगे जगह मिल गई, जहां उन्होंने दूसरी चादर निकाल कर बिछा ली और थैले का तकिया बनाकर गीली चादर ओढ़कर ही लेट गए। आज बारिश के कारण बगल में चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की खूब भीड़ जमा थी कि तभी कुछ देर बाद उन्हें किसी ने हिलाकर उठाया। विशाल जी अचानक से उठ बैठे और बोले, कौन कौन है? तभी आवाज़ आई, अरे मम्मी देखो, यही तो है वो बाबा जी। अरे ये तो उस बच्चे अतिशय की आवाज़ है। बुदबुदाते हुए विशाल जी ने कहा। तो उस महिला ने कहा, हाँ अंकल जी, अतिशय ही है। कब से घर पर मुझे बोल रहा है कि मैं आपको ढूंढ कर लाऊं। कब से ये आपको ही ढूंढ रहा है। विशाल जी को किसी ने आज इतने प्रेम से संबोधन दिया तो उनका दिल गदगद हो ही गया, साथ ही आंखें भी भर आई। वो बोले, मैं देख तो नहीं सकता बेटा, लेकिन बिना देखे ही कह सकता हूँ कि ये बच्चा नहीं, भगवान है। वो महिला बोली, अंकल जी ये भगवान बहुत शैतान है। इस बात पर विशाल जी ने हंसकर कहा, अरे भगवान तो शैतान और मासूम भी होते हैं। उस महिला ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल जी मैं अभी आई, मैं आपको चाय लाकर देती हूँ और कुछ खाने को लाकर देती हूँ, तभी आपका ये भगवान खुश होगा। ये कहकर वो साथ वाली दुकान पर जाकर चाय ले आई और खाने का सामान भी लाकर उन्हें दे दिया। विशाल जी नहीं ले रहे थे, लेकिन बच्चा बोल पड़ा, बाबा जी आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो लेना पड़ेगा आपको। विशाल जी उस बच्चे के कहने पर मना न कर सके और सामान पकड़ लिया। वो महिला बोली, अंकल जी रात को यहीं सोते हैं क्या आप? विशाल जी अपनी बदनसीबी को कोस रहे थे और अपने घर परिवार को याद करने लगे थे। उनकी खामोशी देखकर वो महिला घर जाकर उनके लिए कंबल और बिछाने के लिए एक गद्दा ले आई। कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए जिसे विशाल जी बीमार न पड़े। विशाल जी बार बार भगवान को धन्यवाद कह रहे थे और अतिशय की माँ को भी उनका बदन कांपते देख वो महिला बोली, अंकल जी आपको तो बुखार है, अतिशय के पापा डॉक्टर हैं। तो अतिशय ने भी तुरंत चहकते हुए कहा, बाबा मेरे पापा डॉक्टर हैं, वो सबको ठीक कर देते हैं। सुबह आने के लिए कहकर महिला अपने बेटे अतिशय को लेकर चली गई और विशाल जी ईश्वर का शुक्रिया करते हुए उन्होंने कहा, इतनी प्यारी बच्ची है, जैसी खुद है वैसे ही संस्कार बच्चे को दिए हैं। क्या करूं, मैं भी समझता था कि दुनियादारी आ गई है, लोगों की समझ हो गई है, लेकिन कभी अपनों को ही न समझ पाया। विशाल जी ने वही गद्दा बिछाया और महिला के लाए हुए कपड़े पहन लिए। उसका लाया कंबल ओढ़, जिससे बुखार की पीड़ा में कुछ आराम तो हो ही गया, या यूं कहें कि बुखार सहने की ताकत मिल गई थी। रात भर उस गद्दे और कंबल का सहारा काफ़ी हो गया था। दिन निकलते ही अतिशय ने अपने पापा को विशाल जी के बारे में बताया।
कि रात वाले बाबा जी को बुखार है, तो वो भी जल्दी से उसके साथ चल दिए। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो विशाल जी नहीं मिले, तो अतिशय परेशान सा इधर उधर देखने लगा। उसके पापा ने भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी वो नहीं मिले। हताश होकर जब वो घर लौटने लगे तो अतिशय ने कहा, पापा मुझे पता है कि वो कहाँ पर होंगे। अतिशय सड़क पर दौड़ा तो उसके पापा भी पीछे पीछे दौड़े। वो अतिशय को रोक रहे थे, मगर अतिशय उसी ठेले के नीचे जाकर रुका और वहाँ विशाल जी को देखकर मुस्कुरा उठा। पीछे से आए उसके पापा को उसे मुस्कुराता देखकर सांस आई। अतिशय ने कहा, पापा देखो यही हैं वो बाबा जी, देखो कल इन्हें कितना बुखार था, मम्मी ने कंबल और गद्दा भी दिया था। विशाल जी अतिशय की आवाज़ सुनकर चौंक गए कि वो बच्चा फिर से उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा। विशाल जी ने उसे पुकारा, अतिशय बेटा। अतिशय उनके पास खड़ा हो गया तो उसके पापा ने विशाल जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी बेहतर हालत सब कुछ कह रही थी। उन्होंने छू कर देखा तो बुखार महसूस हुआ। अतिशय ने कहा, बाबा जी आपका गद्दा और कंबल कहाँ गए? विशाल जी ने मायूसी से कहा, बेटा वह दुकान के आगे कुछ लोग आए और उन्होंने हटाने को कहा। गद्दा और कंबल और कपड़े छीन लिए। पता नहीं कौन लोग थे। अतिशय के पापा उन्हें अपने साथ घर ले गए और उनका चेकअप किया। बुखार की कुछ दवाइयाँ भी दी और बोले, बाबा जी आप आज से यहीं हमारे साथ रहेंगे। मगर विशाल जी को वह सब स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने ही मुझे छोड़ दिया, तो अब मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। बेटा तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो। आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशय के पापा अमित ने कहा, अंकल जी इसने आपको बाबा कहा है तो आप मेरे भी पिता समान हुए ना, तो इस बेटे के घर में रहने से मना क्यों करते हैं? अच्छा आप ठीक हो जाइए, फिर आपको मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी इसमें रहिए। उनके बार बार कहने पर विशाल जी को मानना ही पड़ा और वो वहाँ ठहर गए। अतिशय के माता पिता अन्नू और अमित की सेवा से वो जल्द ही ठीक होने लगे। भरपूर आराम और खाने पीने का ध्यान रखने से अब सेहत में अच्छा सुधार हो गया था और अब वो फटे हाल व्यक्ति नहीं रहे थे। अच्छे कपड़े और अच्छे खान पान से चेहरे की चमक वापस आ गई थी। विशाल जी बार बार ईश्वर को धन्यवाद करते कि इतनी दुख की घड़ी में उन्हें अतिशय और उसके माता पिता का साथ मिला। एक दिन अतिशय की मम्मी अन्नू ने पूछ ही लिया, अंकल जी बुरा ना माने तो आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। उसमें आपके भी तो बेटे बेटी होंगे। विशाल जी खामोश हो गए और वो बोले, बिसरे दिन फिर से याद आ गए, जिनकी पीड़ा चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। अपनी आंखों के आंसू पोंछकर बोले, बेटा परिवार तो है, मगर अब न जाने कहाँ गए सब मुझे छोड़कर। मैंने तो कितनी बार तलाश की मगर कुछ पता नहीं चला। अनु ने कहा, अंकल जी हुआ क्या था आपके साथ जो आप बेघर हो गए? विशाल जी उसकी बात सुनते ही उन यादों में चले गए जो उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। करीब 5 साल हुए थे जब वो अपने परिवार के बीच थे। परिवार में 2 बेटे और बहू थी। पत्नी के साथ बाकी जीवन खुशी खुशी में बीत रहा था। दोनों अक्सर तीर्थ पर ही रहा करते थे और अब तक अलग अलग प्रदेशों में घूम चुके थे। बेटे बहुएं भी अपने जीवन में खुश थे। एक दिन शहर घूमने निकले तो सड़क पार करते समय दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को भयंकर चोटें आई। पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी और विशाल जी को सिर में और आंखों में चोटें आई थी। बेटों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया मगर उनकी पत्नी को बचाया न जा सका और उनकी मृत्यु हो गई।
विशाल जी से यह सहा नहीं गया। उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होने के कारण वो अंतिम समय में भी पत्नी को देख न सके। पत्नी के दुख से गुजर रहे विशाल जी पर कुछ दिनों के बाद एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। उनकी आंखें देखने लायक नहीं बची। वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। किस्मत पर रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब हॉस्पिटल से घर वापस आए तो बहुओं को अंधे ससुर का ख्याल रखने में समस्या होने लगी। बेटे दिन भर ऑफिस में रहते तो दिन में दोनों बहुएं आपस में उनके काम को एक दूसरे पर टालती रहती। कई बार तो विशाल जी खाने का इंतज़ार ही करते रहते, पर शाम तक खाना नहीं मिलता था तो अपने काम खुद से करने की कोशिश भी करते तो न देख कप पाने के कारण कहीं भी टकरा कर गिर जाते, तो कभी कपड़े उल्टे पहन लेते थे। कई बार तो सही अंदाज न होने के कारण पानी ही बिस्तर पर गिर जाता था। जब वो गिरते तो बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने की भी नहीं आती और विशाल जी को अपने कमरे का अंदाज़ा तक न रहता। इस अंधेपन के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। एक दिन बड़ी बहू शोभा ने अपने पति रमेश से कहा, रमेश, हम तुम्हारे अंधे बाप को कब तक संभालेंगे? ये छोटी तो कुछ करती नहीं है, तुम्हारा बाप भी हर छोटी छोटी बात के लिए आवाज़ करता है। मैं सारा दिन थक जाती हूँ, मुझसे तो नहीं होगा, अब कुछ फैसला कर लो। रमेश ने कहा, अब क्या करूँ मैं? इनको भी घूमने जाने की क्या पड़ी थी, अब कौन करे? उधर छोटी बहू रेखा भी अपने पति राकेश से यही कहती, देखो राकेश, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो इनके काम के लिए नौकर लगा दो। मैं तो नहीं कर सकती, दीदी सारा दिन इनका काम मुझ पर ही टालती हैं और मैं अकेले करती हूँ। तुम्हारा बाप नखरे भी बहुत करता है। राकेश ने कहा, रेखा, हम नौकर रखेंगे तो उसका खर्चा भी तो देना पड़ेगा, बड़े भैया तो देंगे नहीं और हम पर अकेले बोझ पड़ेगा। नौकर रखना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, कहीं छोड़ सकते हैं। रेखा ने राकेश को बड़े भैया से बात करने का सुझाव दिया तो राकेश ने जाकर बड़े भैया रमेश से कहा, भैया, पापा के लिए करना मुश्किल हो गया है, रेखा सारा दिन लगी रहती है। यही बात रमेश ने अपनी पत्नी शोभा के लिए कही तो राकेश ने कहा, भैया, पापा के लिए वैसे तो नौकर रखना ही ठीक है, मगर उसका खर्चा कौन उठाएगा? शोभा ने बीच में बात काट कर कहा, हम तो नहीं उठाएंगे, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? रेखा ने भी वही बात दोहरा दी, हमारे पास भी कौन सा पैसों का पेड़ लगा है, हम भी कहाँ से लाएंगे? बड़ी समस्या आन पड़ी थी, लेकिन काफ़ी देर के बाद विचार किया गया कि दोनों नौकर का खर्चा आधा आधा करेंगे। कुछ दिन में विशाल जी के लिए नौकर ढूंढ कर रख लिया गया, मगर इसका ताना भी बहुएं विशाल जी को देने लगी, ये बूढ़ा तो अंधा होकर बैठ गया, बेटे बहुओं पर बोझ बनते शर्म भी नहीं आती। बहुओं के तीखे शब्द विशाल जी के कानों में पड़ते तो वो तिल मिला कर रह जाते, क्योंकि अब खुद भी लाचार थे तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब दोनों बहुओं ने नौकर को परेशान करना शुरू कर दिया। विशाल जी के काम के साथ साथ उससे घर के काम भी करवाने लगी। एक का काम पहले करता तो दूसरी नाराज़ होकर कहती कि हम भी पैसे देते हैं। नौकर की खींचातानी होने लगी तो नौकर परेशान रहने लगा। एक दिन नौकर काम पर ही नहीं आया तो दोनों अपने अपने कमरों में बंद हो गई। उधर विशाल जी भूख प्यास से तड़प उठे, लेकिन एक को भी तरस नहीं आया। जब उन्होंने खुद ही भोजन तलाशने की कोशिश की तो रसोई से सामान गिरने की आवाज़ें आई। दोनों भागकर आई तो देखा कि किचन में से कांच का सामान नीचे गिरकर टूट गया था। विशाल जी को वहां देखकर शोभा ने उन पर हाथ उठा दिया। वो ज़ोर ज़ोर से मारते हुए बोली, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया बूढ़े, और ऊपर से तू इतना नुकसान कर रहा है, अब कौन भरेगा ये सब सामान का बिल? अंधे ससुर जी ज़मीन पर पड़े हुए
बहुओं के हाथ से पीटे जा रहे थे। नीचे पड़े कांच के टुकड़े उनको चुभ गए थे, लेकिन दोनों उन्हें इतनी बदहवास होकर मार रही थी कि उन्हें उनके शरीर पर बहता हुआ खून भी दोनों को दिखाई नहीं दिया। कांच चुभने के जख्म कई जगह हो गए थे और विशाल जी दर्द से कराह रहे थे। अब तो बहुओं का हाथ उन पर आए दिन उठ जाता था, क्योंकि नौकर फिर कभी लौट कर नहीं आया और उसका सारा गुस्सा विशाल जी पर उतरने लगा। इतनी बदतर जिंदगी जी रहे थे विशाल जी, ये सब सहने को मजबूर थे। उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे थे और अब उनमें बस पस पड़ने लगा था। बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन इससे पहले कुछ कागजात अस्पताल के नाम पर साइन करवा लिए। विशाल जी को ठीक होने में काफ़ी समय लग गया। उनसे घर वालों के बारे में पूछा जाता तो वो कुछ न बता पाते। कोई भी इतने दिन में उन्हें अस्पताल में देखने तक नहीं आया। विशाल जी ठीक होकर जब खुद ही अपने घर के पते पर पहुँचे तो पता चला कि पूरा परिवार घर बेचकर जा चुका था। विशाल जी बेबस होकर कितनी देर घर के बाहर बैठे रहे, फिर वहाँ से उठकर मंदिर चले गए। हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करते और घर पर जाते कि शायद कोई उन्हें मिल जाए, मगर उनके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया। घर अपने नाम पर करवा कर बेच दिया गया था। विशाल जी की इतनी कहानी सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। अंकल जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी औलाद कैसे हो गई कि बाप का ख्याल न आया। विशाल जी ने कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। संस्कार तो मैंने भी ऐसे ही दिए थे, मगर अब समझ नहीं आता कि किसको दोष दूँ, किस्मत को, बच्चों को, या फिर अपने संस्कारों को बुरा कहूँ। विशाल जी रो रहे थे और अतिशय उनके आंसू पहुँच रहा था। इतना तो उनके अपनों ने भी नहीं किया था। विशाल जी उसी आश्रय में रहते थे और एक दिन अतिशय के पापा अमित ने आकर कहा, अंकल जी, एक आँखों का कैंप का आयोजन हो रहा है। वहाँ आपकी आँखें दिखाकर पता कर सकते हैं कि आप फिर से देख पाएंगे या नहीं। क्या पता कुछ इलाज हो जाए और आप देख पाएँ। विशाल जी ने कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब तुम भी रहने दो, इतना किया है वही काफ़ी है। उसके इलाज में बेकार में इतना पैसा भी खर्च हो जाएगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। सुमित ने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल जी, वो सब काफ़ी सस्ता है, बल्कि गरीबों के लिए मुफ्त भी है। अतिशय खुश हो रहा था कि अब बाबा जी देख पाएंगे, क्योंकि अनु ने उनको इलाज के लिए मना लिया था। कैंप में उनकी आंखें दिखाई गई तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की कुछ संभावना तो है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करके पता चलेगा। अमित डॉक्टर्स की इस बात पर राज़ी हो गया और विशाल जी का इलाज शुरू हो गया। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आंखें वापस आ सकती हैं। इसे तो अतिशय खुशी के मारे उछल ही पड़ा और उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। विशाल जी के 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो दिन आ गया जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जानी थी। उन्होंने सबसे पहले अतिशय को देखने की इच्छा जताई और अतिशय को सामने खड़ा कर उनकी पट्टी खोली गई। हल्के हल्के आंखें खुली तो पहले कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद अतिशय का चेहरा दिखाई दिया और बाबा जी कहकर उनसे लिपट गया। विशाल जी ने उसे खुद से लिपटा लिया और खूब प्यार किया और बोले, मेरे मासूम फरिश्ते, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। विशाल जी अपनी आंखें ठीक होने से बहुत खुश थे और उन्होंने अमित और अनु से अपने घर के पते पर जाने की इच्छा जताई। दोनों उन्हें लेकर वहां पहुंचे तो इस घर में आए नए मकान मालिक ने कुछ नहीं बताया। दुखी विशाल जी वापस आ गए। अब विशाल जी के दिन अतिशय के साथ खेलते बीतने लगे। एक दिन उन्होंने डॉक्टर अमित और अनु से कहा कि उनके पास आने को कहा, तो दोनों रात के समय उनके कमरे में आ गए।
विशाल जी ने उनके सामने अपना थैला खोला और अपनी पत्नी की तस्वीर बाहर निकाली। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों के कारण ही मैं ये जीवन फिर से जीने के लायक हुआ हूँ, नहीं तो भिखारी बन चुका था और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। आज अपनी पत्नी की तस्वीर इन्हीं आँखों से देखकर उसे याद करता हूँ। सब तुम लोगों के कारण हो सका। दोनों उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, अंकल जी, हम तो भगवान की बनाई कठपुतली हैं। वो जो करवाता है वही करते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। धन्यवाद तो उसका ही है। और फिर अतिशय को भी तो बाबा जी मिल गए। विशाल जी ने उनकी बात सुनकर हाथ में ली तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू कर दिया। ये देखकर दोनों चौंक गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। विशाल जी ने तस्वीर खोलते ही पीछे से कुछ कागजात बाहर निकाले, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए और बोले, अंकल जी, ये क्या है? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उस ज़मीन के कागजात हैं जिसके बारे में मेरे बच्चे भी नहीं जानते थे। ये ज़मीन हमने तीर्थ पर जाने से पहले खरीदी थी, जिसके लिए गांव की ज़मीन बेच दी थी। इसी शहर में इसको खरीदा था और तीर्थ से आने के बाद बच्चों को तोहफे में देना चाहते थे, मगर उसके बाद उनका रूप देखकर मेरा मन बदल गया। लेकिन अब ये ज़मीन मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे बच्चे ही हो। इतना तो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता था कि सड़क से उठाकर दिल से लगा लिया इस भिखारी को। ये उसकी कीमत नहीं बल्कि मेरा प्यार समझ कर रख लो। ये सब देखकर दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने कहा, नहीं अंकल जी, ये हम नहीं ले सकते। हमने किसी लालच से आपके लिए कुछ नहीं किया है। विशाल जी दोनों की बात सुनकर मायूस और उदास हो गए। तो अमित ने कहा, अंकल जी, ऐसा करिए, ऐसा कर सकते हैं कि इस ज़मीन पर हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ये बात सुनकर विशाल जी का चेहरा खिल उठा, लेकिन फिर बोले, लेकिन बेटा, हॉस्पिटल के लिए तो बहुत पैसा लगता है। तो अमित ने कागज़ में ज़मीन का साइज़ देखकर कहा, ऐसा करते हैं अंकल जी, इसमें से कुछ ज़मीन बेचकर वो पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे पैसा बढ़ जाएगा और फिर इस पैसे से हॉस्पिटल बनवाने में आसानी हो जाएगी। विशाल जी सुमित का ये आइडिया सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने झट से इसकी सहमति दे दी। अगले दिन ही सुमित ने ज़मीन देखी और उसको नपवाई करवा ली। इतनी बड़ी ज़मीन में से कुछ बेच देते तो भी फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल बाकी में आराम से बन जाने वाला था। सुमित ने उसका कुछ हिस्सा बेचा तो अच्छे खासे पैसों में वो ज़मीन बिक गई। विशाल जी ने सोचा भी न था कि जो ज़मीन उन्होंने आलू के भाव में ली थी, वो एक दिन सोना देगी। इतना सारा पैसा मिल गया था कि जल्दी से अमित ने उसे एक दोस्त की सलाह लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। कुछ महीने बीते और पैसे कई गुना बढ़ गए। साल भर में मुनाफे के साथ पैसे हाथ में आ गए और हॉस्पिटल बनने का काम डॉक्टर अमित ने शुरू करवा दिया। बीच में जब फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ी तो विशाल जी ने छुपा कर रखी एक हीरे की अंगूठी और चैन सुमित के हवाले कर दी और कहा, मैं अब इनका क्या करूँगा। सही काम में लग जाए तो अच्छा होगा। 2 साल पूरे होने से पहले अस्पताल बनकर तैयार हो गया और विशाल जी के हाथों में उसका उद्घाटन करवाया गया। विशाल जी के हाथों से उसका उद्घाटन करवाया गया। अब विशाल जी ने डॉक्टर अमित को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद रोज़ अपनी कार से पूरे अस्पताल का मुआयना करने जाते। विशाल जी की ज़िंदगी से आज हताशाओं का धुआं छट गया था। अमित, जो कि एक आर्थोपेडिक
डॉक्टर थे, उन्हें देर रात किसी का फ़ोन आया। उधर किसी ने कहा कि उनके बच्चे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत ख़राब है। कहीं से आपका नंबर मिला है, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बचा लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर अमित ने उन्हें विशाल जी के हॉस्पिटल आने को कहा और ख़ुद भी जल्दी से पहुंच गए। वहां जाकर उसके शरीर पर कई जगह हुए घावों पर पट्टियां करवाई और खून को बहने से रोका गया। लेकिन मामला अभी गंभीर ही था, क्योंकि बच्चा होश में नहीं आया था, जो कि अभी केवल 7 साल का था। देर रात को डॉक्टर अमित ने घर आकर अनु से कहा, अनु, आज एक छोटे से बच्चे का केस आया है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और पैर की हड्डी इतनी कुचल गई है कि बच्चे का पैर काटना पड़ सकता है। कल तक पता चलेगा वो बच्चा अपने अतिशय जैसा ही है, एकदम प्यारा। मुझे इसे देखकर बहुत दुख हुआ। इस छोटी सी उम्र में बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। रात को बात करते करते डॉक्टर अमित सो गए और अगली सुबह विशाल जी से कहा, अंकल जी, आपकी आंखों का एक नॉर्मल चेकअप होना है, तो आज आप मेरे साथ ही अस्पताल चलिएगा। वैसे भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर अमित विशाल जी को साथ लेकर अस्पताल चले गए। विशाल जी ने कमरे में कुछ लोगों के साथ मीटिंग करने लगे थे। जब दोनों अंदर पहुंचे तो जाते ही वहां नर्स दौड़ी हुई आई और बोली, डॉक्टर, कल जो बच्चा आया था उसके माँ बाप बहुत रो रहे हैं। वो बच्चा बोल नहीं रहा है, केवल छत की तरफ देखे जा रहा है। सब डॉक्टर टेंशन में हैं, आपके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर अमित सुनते ही इस बच्चे के कमरे की तरफ दौड़े तो डॉक्टर अमित ने जाकर इस बच्चे की तरफ देखा जो बिस्तर पर गुमसुम पड़ा हुआ था, जैसे कि उसका शरीर सांस तो ले रहा था मगर उसमें कोई हरकत नहीं थी। शायद दुर्घटना के सदमे का असर था। विशाल जी भी मीटिंग करके अपने कमरे से कुछ अधिकारियों के साथ निकले। वो पीछे से अंदर आए तो भौं-चक्के रह गए। इस बच्चे के माँ बाप कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू शोभा और रमेश ही थे। विशाल जी की नज़र बेड पर लाचार पड़े अपने पोते पर पड़ी तो उनका दिल रो पड़ा। रमेश ने जब अपने पिता को वहाँ देखा, वो हैरान हो गया कि इनकी आंखें ठीक कैसे हो गई और ये यहाँ कैसे। रमेश के मन में चलते सवालों को विशाल जी ने ताड़ लिया था। पीछे शोभा की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जाने इसको क्या हो गया है। डॉक्टर अमित ने बच्चे को देखते हुए धीरे से कहा, अब इस बच्चे का पैर काटना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन फैला तो मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रोती हुई शोभा को विशाल जी ध्यान से देख रहे थे। ये वही शोभा थी जिसकी इतनी प्रताड़नाएं विशाल जी ने बिन कुछ कहे सही थी। डॉक्टर अमित बच्चे को चेक करने लगे थे। उनके कान में तभी शोभा की आवाज़ पड़ी, ये तुम्हारा बाप यहाँ क्या कर रहा है? इसे कहो कि जाए यहाँ से। कैसे मेरी तरफ देखे जा रहा है। डॉक्टर अमित ने सारी बात सुनी तो पीछे पलट कर कहा, ये आदमी इस हॉस्पिटल के मालिक हैं मैडम, ये मेरा नहीं इनका हॉस्पिटल है। शोभा हक्की बक्की रह गई। इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे कर लिया इस बूढ़े ने। बस यही सब शोभा मन में सोचने लगी, जिस पर रमेश भी हैरान हुआ। अपने बाप को इस मुकाम पर देखकर नज़रें झुकाने को मजबूर हो गया। डॉक्टर अमित ने तुरंत नर्स से उस बच्चे को कुछ इंजेक्शन लगाने को बोला तो उन्हें एक फ़ोन आया, सर, एक अर्जेंट इमरजेंसी है, आप अभी आ जाइए। डॉक्टर अमित जा चुके थे और जाते जाते उन्होंने विशाल जी से कहा। उनके जाते ही महेश ने
विशाल जी से कहा, पापा आपकी आंखें वापस ठीक कैसे हो गई? रमेश को बोलते देखकर शोभा ने भी तुरंत ही कहा, ये कौन सा नया नाटक है? कोई लॉटरी तो लग नहीं गई होगी इस बूढ़े की? किसकी जेब काट कर ये सब बनवा लिया? विशाल जी ने गुस्से से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखकर कहा, यही जानना चाहते हैं ना कि मैं जिंदा कैसे हूँ? तुम्हारा बाप मरा क्यों नहीं, बच कैसे गया, और ये सब कैसे हो गया? रमेश का सिर झुक गया, मगर विशाल जी के ताने नहीं रुके। शोभा भी बार बार विशाल जी की तरफ देख रही थी। रमेश ने झूठ बोलकर लिपापोती करने की कोशिश की। पापा आप जाने कहाँ थे, हमें मिले ही नहीं थे। ये सुनकर विशाल जी दहाड़ पड़े। झूठ मत बोलो तुम लोग घर ही बेच कर चले गए थे। तुमने मुझसे गलत कागज़ पर झूठ बोलकर साइन करवाए। जब मैं गया तो पड़ोसियों ने कहा कि कब गए पता ही नहीं चला। बोलो अब भी झूठा हूँ क्या मैं? रमेश ने कांपती आवाज़ में कहा। नहीं पापा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तभी शोभा अपने बच्चे के पास भागी, जो ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। घबराई हुई शोभा बच्चे को आवाज़ दे रही थी, मगर उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। शोभा ने विशाल जी के पास आकर कहा, पापा आप डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज़। पापा आप तो यहाँ के मालिक हैं। पापा वही मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। देखिए न इसकी क्या हालत हो रही है। शोभा विशाल जी के कदमों में गिरकर बच्चे के लिए मदद मांग रही थी। विशाल जी को अपने पोते की हालत पर तरस आया और सोचने लगा, इस बच्चे का क्या कसूर है। उन्होंने अपने फ़ोन से डॉक्टर अमित को कॉल किया। बेटा 5 मिनट चाहिए थे। डॉक्टर अमित ने कहा, हाँ हाँ अंकल जी कहिए, क्या हुआ? विशाल जी ने कहा, जिनका बच्चा तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है वह मेरा पोता है। प्लीज़ बच्चे को तुरंत तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ। डॉक्टर अमित ने ये सुनते ही मीटिंग छोड़कर वहीं आ गए कि तुरंत ही इमरजेंसी में सर्जरी के लिए ले जाना पड़ेगा। आनन फानन में बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और सर्जरी शुरू कर दी गई। इन्फेक्शन काफ़ी फैल गया था, जिसको ख़त्म करने के लिए पैर को ही काटना पड़ा, मगर बच्चे की जान बचा ली गई। जब ऑपरेशन चल रहा था उस समय शोभा और रमेश उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। शोभा ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, पाप हुआ है। आपको इतना दुख दिए जिसकी जो सज़ा मिले कम ही होगी। विशाल जी को आज माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने माफ़ करने को साफ मना कर दिया। रमेश ने रोते हुए कहा, पापा आज आप नहीं होते तो हम जाने क्या करते। मेरे बेटे के इलाज सही समय पर हो गया। पापा हम माफ़ी चाहते हैं। मगर विशाल जी कुछ नहीं बोले। डॉक्टर साहब आए तो बच्चा अब खतरे से बाहर था। रमेश और शोभा ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा तो डॉक्टर अमित ने कहा, इनको धन्यवाद कीजिए, इनके कहने पर ही सब हुआ है। शोभा की आंखें शर्मिंदगी से भरी थी, अपने किए कारनामों को याद कर रही थी और अब महसूस हुआ था कि कितना गलत किया था। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया। अरे मुझे पता नहीं चला, आपका फ़ोन आया तो मैं बाहर था। राकेश ने आकर जैसे ही पिता को देखा तो वो शक पका गया। साथ में उसकी पत्नी रेखा भी थी। रमेश ने गुस्से में कहा, मुझे पता है कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया है। आज वही बाप काम आया जिसे हमने मुसीबत में मरने को छोड़ दिया था।
मुझे माता पिता की कीमत का एहसास हो गया है और धिक्कार है तुझ जैसे भाई पर जो दुख में भी काम न आ सका। रमेश विशाल जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। रमेश ने राकेश को बताया कि कैसे उसके पिता ने ही उसकी मदद की और उसका बेटा बच गया। जिस पिता को हमने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज वो इस करोड़ों के हॉस्पिटल के मालिक। ये सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। विशाल जी वहाँ से अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गए और चारों बेटे बहू उनको बस जाते हुए देखते रहे। विशाल जी एक समय मुसीबतों से घिर खड़े थे, तब यही बेटे बहू छोड़कर चले गए थे। आज उनका साथ किस्मत ने छोड़ा तो विशाल जी ने ही सहारा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? किस प्रकार से माता पिता की करने की सज़ा उनके बच्चे को मिली? तो कहते हैं ना, हम जो करते हैं वही हमें वापस आकर मिलता है। इसलिए बुज़ुर्गों का सम्मान करें और सास ससुर की सेवा करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।